सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। वोट पीडीए समाज काटने का और अपना वोट बढ़ाने का, ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें। सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर पर विशेष शो, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं आज से 726 साल पहले, जब प्रयागराज के एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में एक बालक पैदा हुआ, जिसकी धार्मिक आस्था को देखते हुए उनके मां पिता ने उनको वेद और पुराणों का ज्ञान अर्जित करने गुरु राघवानंद के पास भेजा। कालांतर में वे ही जगत गुरु रामानंदाचार्य हुए और भक्ति के प्रेरणा स्रोत भी बने। बड़ी बात यह है कि उनका उद्देश्य सभी मतों से जुड़े संतों को एक करना था। उन्होंने राम भक्ति को सबके लिए सुलभ किया। आप देखिए कि उनके शिष्यों में संत कबीरदास भी थे, संत रविदास भी थे, सेनाई धन्ना जाट भी थे। ये कथन की जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई उन्हीं का है। उनको माघ मेले का जनक भी माना जाता है। लेकिन ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज प्रयाग में उन्हीं की 726वीं जयंती समारोह से योगी आदित्यनाथ ने उसी एकता का आह्वान किया जो 1300 साल पहले जगत गुरु रामानंदाचार्य ने किया था। योगी ने सनातन समाज को एक रहने की जरूरत इसलिए बताई क्योंकि उनके मत के अनुसार अगर जातियों में बटे तो हश्र बांग्लादेश जैसा होगा। इधर लगभग उसी समय लखनऊ में अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का गठजोड़ की बात कर रहे थे। उनके वोट एसआईआर में काटे जाने का मुद्दा उठा रहे थे। इसीलिए आज चर्चा सनातन बनाम पीडीए की। लेकिन पहले सुनते हैं योगी वाड़ी और अखिलेश का पीडीए राग और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्साइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में यह बात आई कि सरकार ने यह निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? तो हमने आपको दोनों पक्षों की बातें सुनाई, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन एकता की बात करते नजर आए और ये कहा कि अगर जातियों में बंट गए तो बांग्लादेश जैसा ही हाल हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का भी बयान आपने सुना, जहां उन्होंने पीडीए का जिक्र किया। अब यहां पर चीजें काफी ज्यादा सवालों को भी जन्म देती हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सनातन बनाम पीडीए में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे साथ
हमारे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़ेंगे। कंसल्टिंग एडिटर आज की खबर के शेखर आनंद त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं और साथ ही साथ अपना अपना पक्ष रखने के लिए भी तमाम मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शेखर जी के पास जाएंगे। शेखर जी, जिस तरीके से देखा जाए सनातन बनाम पीडीए काफी समय से चलता आ रहा है और एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए को हमेशा निशाना बनाया जाता है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन के एकजुट रहने की बात कर देते हैं। अब ऐसे में जब इन्हीं सब चीजों पर बातचीत होती है तो सवाल उठता है कि सनातन की बात हो रही है तो पीडीए में जो पिछड़ा है, जो दलित है, क्या वो सनातन में नहीं आता है? जिस तरीके से ये सवाल उठते नजर आते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में खास तौर से, या आप इससे पहले 2014 में ले लीजिए, 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में जीत मिली और उसमें गुजरात भी, महाराष्ट्र हो गया आपका, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये जो पूरा एक हिंदी बेल्ट है, इसके अलावा दक्षिण के भी कुछ हिस्से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आईं, ये इतिहास में पहली बार हुआ जब पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास अपना इतना बड़ा मैंडेट था जिससे वो सरकार बना भी सकती थी और चला भी सकती थी। जो एनडीए और यूपीए का गठन हुआ था 90 के दशक में, वो चीज 2014 के चुनाव में एक तरीके से पीछे छूट गई। लेकिन 2024 के जो चुनाव के नतीजे आए उसमें भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें, केंद्र की जो सरकार थी और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उस लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐसे आए जिसमें श्रिंक हुआ। उत्तर प्रदेश में जितनी इनको सीटें मिली थी उससे कुछ कम हो गई और कुछ कम नहीं हुई, ठीक ठाक कम हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जो उसको बहुमत का आंकड़ा केंद्र में चाहिए था उससे लगभग उतनी ही सीटें पीछे थी जितना उसको यूपी में नुकसान हुआ था। तो ये एक कैलकुलेशन है जो सीधा सीधा दिखाई देता है कि हम फैक्ट और फिगर कहां से चेस करेंगे, तो ये चेस करने की सबसे अच्छा जरिया है, उदाहरण है उत्तर प्रदेश। अब आइए आप उत्तर प्रदेश, जो अपने आप में देश में आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा राज्य है, वोटर्स के लिहाज से भी सबसे बड़ा राज्य है, और ये भी सच है, कहावत चल चुकी है भी, सत्यता भी है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ या उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो ये जो पूरी बात कही जाती है उसके पीछे का जो हिस्सा है वो है कि वोट आपको कौन देगा। उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको सोशल इंजीनियरिंग मायावती की कहा जाता है। उसमें उन्होंने बहुतायत में ब्राह्मणों को आगे करके और टिकट बांटे, बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को वोट दिया गया, ब्राह्मणों को सम्मान हुआ और उसके साथ साथ बाकी जातियों को भी उसमें जोड़ा गया। मुस्लिम उनके साथ में एक समय पे रहा है तो वो भी अपना एक वोट बैंक के तरीके से उनके साथ में जुड़ा। इसके बाद आप आ जाइए 2012 में। 2012 में भी अखिलेश यादव 2009 में जब समाजवादी पार्टी को जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस जगह पर एक झटका सा लगा, जितनी सीटें उनकी पहले थीं उस जगह पे जब वो लगा तो इन्होंने खुद अपनी रथ यात्रा निकाली और लोगों को जोड़ना शुरू किया। पश्चिम में जोड़ा, शाम की दवा सबको याद होगी, ऐसे बहुत सारे जुमले उस समय चले जो अखिलेश यादव की तरफ से आए थे और उन चीजों से उन्होंने अपना रास्ता बनाया। और 2012 में जब चुनाव हुए तो उसका फायदा अखिलेश यादव को मिला, जो टिकट का बंटवारा था, बाकी चीजें थी, वो वहां पर देखने को मिला। अब 2017 में सवाल यह था कि अगर अखिलेश और मायावती के अलावा किसी को जनता चुने तो किसको चुने। तो उस चुनने के लिए विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि एक प्रमुख दल है और वो आगे भी थी, एग्रेसिवली उस चीज को रखा। 14 में चूंकि केंद्र में सरकार बन चुकी थी तो यहां पर जो हिंदू वोट बैंक था उसको एकजुट किया गया। लगातार चूंकि अयोध्या वाले मसले से और उससे पहले से भी जो बीजेपी की अपनी एक पूरी सोच रही है या जो उनका अपना एक विचार रहा है, मुसलमान केवल बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस के साथ में भी अनकंफर्टेबल था, वो सपा के साथ में भी अनकंफर्टेबल है, वो बसपा के साथ में भी अनकंफर्टेबल है। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी उन चीजों को ज्यादा आगे रखने की कोशिश करती है जो इस देश के बहुसंख्यक समाज से जुड़ी हुई हैं। अहित वो किसी का नहीं कर रही है अपनी नीतियों में, लेकिन उन चीजों को प्राथमिकता दे रही है जो इस देश की संस्कृति और धरोहर से जुड़ी हैं। बसपा, सपा और कांग्रेस
ये मैनिपुलेशन में जाते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी रास्ता चल जाएगा, उनका भी रास्ता चल, मतलब जैसे अयोध्या में अगर राम मंदिर का जब ताला खुलवाया गया, जब शिलान्यास हुआ, तो उसी के साथ साथ मतलब दूसरा मतलब वो कंपनसेशन किसका था? वो था जो दूसरा एक मामला जिसमें शाहबानो का जो केस था, उसको लेकर के उस कंपनसेशन में शिलान्यास हो गया। तो जो कंपनसेटरी काम है वो यहां बीजेपी के साथ में नहीं, वो सबका साथ सबका विकास की लाइन लेकर के अपने आप को इस चीज में अलग कर देती है। और यही वजह है कि उसका मुसलमानों में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो लगातार उस तरीके से है, जहां पर वो ये मानती है या कहती है कि मुसलमान अगर हमारे साथ में नहीं है तो हो सकता है किसी दिन आ जाए, लेकिन अगर वो नहीं देता है तो हमारा अगर हिंदू एकजुट रहेगा तो हमें बाकी की जरूरत नहीं है। उसी वोट बैंक की ये सारी लड़ाई है, जिसको अपनी तरह से योगी ने कहा, और अखिलेश ये चाहते हैं कि मुसलमान को वो मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो उनके साथ में है। ऐसी स्थिति में अगर पिछड़ा और दलित उनके साथ में इंटैक्ट हो जाएगा या उसका एक वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उनके साथ में चला जाएगा, तो उनको लगता है कि उनकी सरकार बनने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो सारी लड़ाई इस तरीके से जाति और धर्म में, यहां ये नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमानों में 72 फिरके हैं, लेकिन न बसपा, न सपा, न कांग्रेस, न बीजेपी इस चीज का कोई भी पार्टी जिक्र नहीं करती है, और हमारे देश के बुद्धिजीवी भी नहीं करते। ठीक है, तमाम मेहमान भी हमारे साथ शेखर जी जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं इस पूरे चर्चा को। हमारे साथ भाजपा से अपना पक्ष रखने के लिए डॉक्टर ऋचा सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है ऋचा जी आपका। वहीं सपा से अपना पक्ष रखने के लिए दारा सिंह यादव भी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है दारा जी आपका। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी दारा सिंह जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सनातन का परचम लहराया, वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी निशाना साध दिया है और ये कह दिया कि जब हिंदू की बात आती है, जब हिंदू समाज की बात आती है, तो जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं उनके मुंह पर टेप लग जाता है, फेविकोल लग जाता है। बांग्लादेश का, सीधे तौर पर मैं कहूंगी, बांग्लादेश का जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उस पर विपक्ष नहीं बोल रहा है, मुंह में फेविकोल लगा हुआ है, टेप लगा हुआ है। तो कैसे रुख रखेंगे आप अपना, क्योंकि पीडीए की ही बात करते अखिलेश यादव भी नजर आए हैं, पूरे हिंदू समाज की बात करते नजर नहीं आए, तो सवाल उठता नजर आता है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। राजनीति धर्म से नहीं होती है। धर्म जो है घर की आस्था होती है, लोगों की श्रद्धा होती है। राजनीति का साफ मतलब होता है विकास, सुरक्षा, सुविधाएं उपलब्ध कराना। बाबा जी या भारतीय जनता पार्टी का काम ही है लोगों में नफरत फैलाना, वोट डालो, राज करो। समाजवादी पार्टी का काम सीधा है कि हम विकास कितना कर सकते हैं, लोगों को सुरक्षा कितना दे सकते हैं और लोगों का इलाज कराने के लिए बेहतर सुविधाएं कहां से दे सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी का अगर आंकड़ा दिखा दिया जाए तो सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। सरकार का अगर अभी हम आंकड़ा निकाल के दे दें तो नफरत भरे बयान हमें बांग्लादेश को ले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हम उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं, हमें बांग्लादेश ले जाते हैं। कभी कभी अपने रिश्तेदारी पाकिस्तान लेके हमको चले जाते हैं। लेकिन देखिए दारा तो सिंह साफ बात है। दारा सिंह जी, देखिए जिस तरीके से वहां पर अत्याचार हो रहा है, क्या इस पर जिक्र करना नहीं बनता है? विपक्ष का तमाम मुद्दों को आप तो उठाते हैं, कह रहे हैं लेकिन क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ये मुद्दा नहीं है उठाने के लिए? समाजवादी पार्टी के कितने नेता बोल चुके, बयान दे रहे कि आप वहां के हिंदू को लाइए, गोरखपुर के मठ में बसाइए। क्या हमने नहीं कहा? क्या आप हमारा ट्वीट देख लीजिए, या हमने बयान नहीं दिया? हमने तो बयान दिया है कि अगर आपको हिंदू से इतनी चिंता है वहां के, तो आप वहां के लाइए ना, बसाइए। आप केंद्र में हैं, राज्य में हैं, आपके पास हर साधन है, सुरक्षा बल आपके पास है, सारी एजेंसियां आपके पास है, फिर भी आप, और वहां की प्रधानमंत्री आपके वहां पे है। ठीक है, मैं आपके धर्म और जाति वाले मैं आपके धर्म और जाति वाले बयान पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम ऋचा जी का भी रुख कर लेते हैं। ऋचा जी देखिए, दारा सिंह जी ने सीधे कह दिया, नहीं हम आएंगे आपके पास, लेकिन ऋचा जी देखिए जिस तरीके से बोला दारा सिंह जी ने कि वहां से वापस ले आइए अगर इतना ही अत्याचार हो रहा है, तो ये भी सवाल एक बनता नजर आता है। और सनातन एकता की बात करते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और दारा सिंह जी ने भी सवाल उठा दिया भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर, कि अगर इतनी ही जनता है तो क्यों नहीं वहां से लेकर आ जाते हैं,
क्या केवल बोलने से चीजें हो जाएंगी? अब इस पर क्या कहेंगी? सनातन एकता की बात एक तरफ और इस तरीके से सवाल एक तरफ। प्रगति जी, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज की पावन धरा पे जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की 726वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने एक कार्यक्रम का संबोधन किया, उनको अपनी जो है आस्था प्रकट की और स्पष्ट रूप से जिस तरीके से जगत गुरु रामानंदाचार्य जी जाति विहीन समाज का कल्पना किया करते थे, जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए, उसी रास्ते पर चलते हुए आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी जाति विहीन समाज की बात की और ये कहा कि सनातन धर्म में किसी भी जाति का कोई उल्लेख नहीं है। जो भी हरि को भजता है अर्थात प्रभु श्री राम को जो भी मानता है उनमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में कुछ तथाकथित सेकुलर दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो सनातन परंपरा को, हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटकर अपनी कुत्सित राजनीति करना चाहते हैं और उस कुत्सित राजनीति का परिणाम यह है कि ये लोग लगातार सनातन धर्म का अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी पार्टी बन चुकी है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन 500 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद जब अयोध्या में हुआ तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से लगातार अपनी नफरतपूर्ण बयानबाजी करती रही। ये वो ही लोग हैं जो अयोध्या में जा नहीं पाते, दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते। लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत कम है लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज तक वहां पे जो है दर्शन करने की भी जहमत नहीं उठाई। ये वो ही समाजवादी पार्टी है जिस पार्टी के विधायक अगर राम मंदिर चले जाते हैं तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, आंकड़ों में दर्ज है दारा सिंह जी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में, देश की जीडीपी में अपना योगदान करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है। एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ जेवर का ऐतिहासिक एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बना है। 18 मंडलों में रिंग रोड का निर्माण भी हुआ है और आज उत्तर प्रदेश प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज देने वाला राज्य बन चुका है, जबकि 2017 के पहले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। और अगर आप कानून व्यवस्था की बात करेंगी तो समाजवादी पार्टी के समय माफियाओं और गुंडों का राज था, माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन आज माफिया मुक्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को किया है। बेटियां सुरक्षित हुई हैं, व्यापारी सुरक्षित हुए हैं। और मैं एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ, पल पल में ट्वीट करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बांग्लादेश की हिंसा पर आज तक एक ट्वीट नहीं किया जहां पर 5 साल की बच्ची को जलाकर मार दिया जाता है, एक दलित युवक को बीच चौराहे पर फूंक दिया जाता है। और अगर आप अभी ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। इटावा में दलित समाज के लोग भागवत कर रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को रखकर वहां पर समाजवादी पार्टी के गुंडे पहुंचे और पूरी भागवत कथा को उन्होंने अस्त व्यस्त करने का काम किया। लखनऊ के भीतर किस तरीके से केजीएमयू में अवैध धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट सामने आया, लेकिन समाजवादी पार्टी से मुस्लिम तुष्टीकरण के डर मात्र से एक भी बयान नहीं दिया गया। छांगुर बाबा, छांगुर मियां जो कि समाजवादी पार्टी के शासन में फला फूला, किस तरीके से वो अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई। तमाम तरीके के ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें विदेशों से जो है पैसे लेने का प्रमाण सामने आए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला और ये बोलेंगे भी क्या। आदरणीय डिंपल यादव जी जिनकी वेशभूषा पर, आदरणीय डिंपल यादव जी की वेशभूषा पर एक मौलाना इतनी अभद्र टिप्पणी करता है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे होने के बावजूद। ठीक है ऋचा जी, मैं आऊंगी आपके पास। दारा सिंह जी के पास भी रुक कर लेते हैं, वो बोलना भी चाहते हैं। दारा सिंह जी, ऋचा जी ने जो कहा जवाब आपको एक तरीके से मिल गया, लेकिन उससे पहले आपने एक जिक्र किया था अपने इससे पहले वाले आंसर में या कह सकते हैं जवाब में, कि आपने कहा कि धर्म की राजनीति जो है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती नजर आई। तो क्या जाति की राजनीति सपा नहीं करती नजर आती है? हर वक्त आप देखिए जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आता है, पीडीए को लेकर वो जिक्र करते दिखाई देते हैं,
तो धर्म और जाति की राजनीति, तो अगर धर्म की राजनीति बीजेपी भी कर रही है तो जाति की राजनीति सपा की ओर से भी हो रही है। रोजगार के मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर, लेकिन उस पर तो बात करते कोई नजर नहीं आया। लेकिन पीडीए को लेकर तो जिक्र करा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। देखिए, कहते हैं, कहावत है हमारे गांव में कि सूप बोले तो बोले, चरनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। जो आज हमारे साथ प्रवक्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने, वो समाजवादी पार्टी में ही थी। और देखिए कितने गर्व से जिस पार्टी में थी, जिस पार्टी से चुनाव लड़ी, उसी को गुंडा और बदमाश कह रही। जबकि 10-90 जब शुरू हो रहा था तो सबसे आगे फोटो खिंचाने में ये भी खड़ी हुई थी, महिलाओं के लिए थी। फोटो दिखा दीजिए, जो आप सवाल फोटो दिखा दीजिए, बात करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो दिखाइए। बता रहे हैं आदरणीय राम मनोहर लोहिया बता रहे हैं, जिनकी राजनीति हमेशा कांग्रेसवाद के खिलाफ रही, गैर कांग्रेसी राजनीति आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी। मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं अभी पहले जो हमारे पास सवाल आया उस पर जवाब देने दीजिए। जो समय है, मुद्दा न करें। देखिए, जाति, पीडीए कोई जाति नहीं है। पीडीए जो है वो शोषित वंचित अगड़ा पिछड़ा जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ। आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के किस नेता का मेरठ पे जवाब आया है? मेरठ में जो घटना हुई है अभी 4-5 दिन हुए हैं, उसके किसी का जवाब नहीं आया। दूसरी चीज, बाबा साहब की जो प्रतिमा का जिक्र और महिलाओं को अपमानित करने वालों को बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी स्वयं डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं। महिलाओं के साथ जो लोग बर्बरता अरे झूठ बोलने का परिणाम सर्टिफिकेट आपको भी मिल गया होगा। सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे मुझसे बात ना करें। बहन बेटियों की जब इज्जत लूटी जाती है तो आप लोग खामोश रहते हैं। समझ के धर्म की क्या बात करते हो? किस बात कर रही हो आप? किस धर्म की बात कर रहे हो? किसको रोका गया है? अवधेश जी नहीं जाते जो हमारे नहीं, इस तरीके से आप दोनों से बात नहीं हो पाएगी। नियम की बात करती हो आप। देखिए, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। शेखर जी का भी रुख कर लेते हैं। शेखर जी, देखिए, हमेशा एक तरफ धर्म की बात होती है, एक तरफ जाति की बात होती है, तो सवाल उठ जाता है कि असल मुद्दों की बात कौन करेगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव है और तत्परता देखी जा रही है, लेकिन शेखर जी, इस तत्परता के मद्देनजर आप देखिए ना, मेन मुद्दों पर बात हो रही है, रोजगार पर बात हो रही है, स्वास्थ्य पर बात हो रही है, एक तरफ धर्म की बात हो रही है, एक तरफ जाति की बात हो रही है। और अभी भी आपने देखा, यहां भी वही चीज होती नजर आई, हमारे पैनल पर भी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जहां तक किसी दल से किसी को, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने किसी दल में अपना एक बार मतलब कहीं से उसने शुरू किया, कहीं पे वो आज की तारीख में है, कल किसी और दल में होगा, ये सभी के साथ में है। ऋचा जी ने अपनी तरह से अपनी राजनीति को जब जीवन में शुरू किया तो उन्होंने जो उनको उस समय उचित लगा उस तरह से निर्णय लिया। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर उनको कोई दल ठीक लगता है तो वो वहां पर हैं। इसी तरीके से दारा सिंह जी भी हैं। दारा सिंह जी का भी जो करीबी रिश्ता रहा वो एक समय पे नेताजी से रहा। नेताजी जब पार्टी में फाड़ हुआ तो दारा सिंह जी ने भी अपना विकल्प चुना। अब जब विकल्प चुन लिया उसके बाद जब फिर परिवार एक हो गया तो दारा सिंह जी भी आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये सबके साथ में है। हर व्यक्ति अपनी तरह से अपने जीवन में, और खासतौर से जो राजनीति में विचार एक महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन राजनीति आज की तारीख में एक करियर भी है। वो पैसा कमाने का जरिया भले ना हो, लेकिन सामाजिक कार्य में जिनकी दिलचस्पी है वो राजनीति का विकल्प चुनते हैं और ये देखते हैं कि अगर वर्तमान में इस सरकार में हम कितना आगे जा सकते हैं। दारा सिंह जी भी है, वो समाजवादी पार्टी में रहते हुए जो कुछ कर सकते हैं, मतलब उन लोगों के लिए जिनकी आवाज मुखर नहीं हो पा रही है या सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, तो चूंकि विपक्ष में है इसलिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विपक्ष की तरीके से आंदोलन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऋचा जी उस मामले में कमजोर होंगी। तो हर पार्टी का नेता अपनी तरह से अपनी राजनीति या अपने करियर को या अपनी सेवा को जिस तरह से करना चाहता है वो करता है। तो मेरा ख्याल यह है कि ऋचा जी और दारा सिंह जी दोनों लोग मेरी इस बात से संतुष्ट होंगे और व्यक्तिगत अब आगे चर्चा में ना आए, इसीलिए मैंने नीरछीर करने का प्रयास किया है। आप दोनों लोग सम्मानित नेता हैं, आप अपने अपने करियर को लेकर आगे बढ़े, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल रहता है कि जो जाति और धर्म है, देखिए विकास, अखिलेश यादव ने मेट्रो चलाई, उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चली, आज कई हजार किलोमीटर की सड़क पर डे बन रही है, रेलवे के कई
सैकड़ों किलोमीटर के ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। विकास का काम एक निरंतर का काम है जो कभी रुकता नहीं है। आज आपने अगर अग्नि 1 का परीक्षण किया है तो कल आप अग्नि 2 का करेंगे, परसों आप अग्नि 3 का करेंगे। हर जगह पर विकास एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। जो भी सरकार आएगी उसको विकास के काम तो करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। फ्री बीज से उतना भला होने वाला नहीं है। अब आइए आप धर्म और जाति पे। एक सवाल आपने अच्छा रखा था, दादाजी ने उसका जवाब नहीं दिया। जाति को लेकर के जब भी अखिलेश यादव आजकल किस चीज पे फोकस करे हुए हैं? पीडीए पर कर रहे हैं। तो पीडीए क्या है? जातियों का ही तो समूह है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक तो पूरा समाज है, वो धर्म के लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा भी चूंकि दादाजी ने अपने ओपनिंग कमेंट में यह बात कही कि समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, तो मैं दारा सिंह जी से यह जानना चाहूंगा कि सरोजनी नगर विधानसभा चुनाव में नेताजी ने खुद मंच से यह बात क्यों कही थी कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए और मैं क्या कर सकता था तुम्हारे लिए? क्यों कही थी यह बात दारा जी? नहीं, शेखर जी देखिए, बात यह है कि आपको भी पता है, आप बहुत एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी समय से आप उत्तर प्रदेश की खबर को दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय बात नहीं। मगर आप एक बात बताइए, आप पत्रकार होते हुए भी अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री का आदेश होता है कहीं गोली चलाने का? मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं, मैं तो नेताजी का वो कोटेड बयान, अगर आप चाहें तो बयान मैं आपको अभी सुनवा भी सकता हूं। नेताजी ने बयान दिया था या नहीं दिया था? नहीं, बात सर यही है। देखिए, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है रिपोर्ट करना। दारा जी ने कोई बयान दिया, मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगा, मैं पब्लिक के बीच में ले जाऊंगा। अब चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा में भाई मैं नेताजी, अगर मुझे नेताजी का वो बयान ध्यान में आया, गोली चलवाई नहीं चलवाई ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नेताजी ने एक मंच से ये बात कही कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिया अयोध्या में, बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता था। ये बात उन्होंने कही थी। नहीं, आप ये भी शेखर जी ये भी देख लीजिए कि जब हमने, चाहे नौकरी के आंकड़े आप देख लीजिए, चाहे अधिकारियों के आंकड़े देख लीजिए, मैंने कहीं पर भी जाति भेदभाव नहीं हुआ। जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, आप उसमें भी आंकड़े उठा के देख लीजिए। अच्छा, और मैंने विधानसभा में लिस्ट भी मांगी थी जातिवादी। ठीक है, मैं समझ गया आपकी भी व्यवस्था, मैं समझता हूं दारा जी। मैं अब सवाल का दूसरा हिस्सा लेके आता हूं। मैं समझ गया आपकी व्यवस्था है, उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, मत दीजिए, सब लोग उस चीज को समझते हैं। मैं दूसरी चीज पे आता हूं। अखिलेश यादव ये भी तो कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार, जैसे कहना ही है तो ये भी तो कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो कई वोटर्स के नाम कटवा रही है, कई वोटर्स के नाम जुड़वा रही है। तो सब लोग सचेत रहें, प्रदेश की 25 करोड़ की जनता सचेत रहे। वो ये क्यों कहते हैं कि पीडीए का नाम कटवा रही है? उनके पास ऐसी कौन सी लिस्ट है कि जिसमें पीडीए, और एक को आदमी ऐसा नहीं दिखा अभी तक। भाई हम कह रहे हैं हम चैनल में हैं, आप भी नेता हैं, तो कम से कम ऐसे 150 आदमी तो अब तक चैनल पे या कैमरे पे आ गए होते जो कहते साहब मेरा नाम नहीं है, देखिए गई लिस्ट से मेरा नाम, मैं पीडीए, मैं पिछड़ा या मैं दलित या मैं अल्पसंख्यक। अरे लखनऊ के अंदर 2 आदमी तो मिलते हैं, नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिए सर, सबसे ज्यादा शोषण किसका हो रहा है, किसके साथ अत्याचार हो रहा है? अब ये तो बात घुमा रहे हैं आप। एक तो डिस्काउंट नहीं सर, अरे साहब डिस्काउंट की मैंने सेल थोड़ी लगा रखी है कि हर बयान पे मैं निकल लूंगा। आप मुझे बोलने आता हूँ, आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। गलत मैसेज उत्तर प्रदेश में जाना नहीं चाहिए, मेरा ये कहना है। मैं हर कमजोर के साथ हूँ, चाहे जिसके साथ अत्याचार हो। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ये भी तो बोले थे कि जिसके साथ अत्याचार होगा समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। तो उसमें ये पीडीए जोड़ना जरूरी है क्या? यहाँ पर जो उसमें पीडीए जोड़ना जरूरी है क्या? ये भाई पीडीए में कई शब्द आ रहे हैं ना, आप उसको आप किसी एंगल से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको नफरत के एंगल से देखेगी। मैं किसी एंगल से नहीं देख रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं, मैं मेरा सवाल सीधा है कि शेखर त्रिवेदी के, ओहो, मैं कि उस बेटी के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं दूसरी बात दे सकता हूं, मैं मेरा सवाल सीधा है, मेरा सवाल सीधा सा है। आप किसी के साथ में भी खड़े हो, ये मैंने अपने बात में कहा, प्लीज, ये मैंने कहा आपसे कि आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये पूछ क्यों जोड़ देते हैं? ये पीडीए कहना जरूरी है क्या बाद में? भाई पीडीए एक विचारधारा है, एक नारा है, एक दर्द है।
वो दर्द जिसको कोई दिखाना नहीं ठीक है। चाहता है। सर कहां पे दिखाया गया? अब आता हूं मैं रिचा जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। आप एक बात बता दीजिए। चलिए वहां पे न जाइए, ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूं। हाथरस में जो कांड हुआ वो देख लीजिए, गाजीपुर में जो कांड हुआ वो देख लीजिए, जौनपुर में जो कांड हुआ वो देख लीजिए, अयोध्या में जो कांड हुआ वो देख लीजिए। और अभी आपके सामने ही ऋचा सिंह ने एक झूठ बोला कि बाबा साहब की प्रतिमा की कथा चल रही थी और उसमें समाजवादी पार्टी जाके हुड़मुड़, जबकि समाजवादी का नहीं था, बसपा का जिला पंचायत सदस्य का भाई था। सोचिए, अगर आज हम सच नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है कि झूठ हमारा जो है, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर पूरे देश में परोसा जा रहा है। शेखर जी ये बात मानिए, चलिए ठीक है, अब ठीक है, आपने अपना आरोप लगा दिया है, धमका के रखा जाता है। मैं इसका जवाब ले लेता हूं ऋचा जी से। ऋचा जी, जो बात अभी दारा सिंह ने कही, उनमें जिन चीजों का आपको जवाब देना है वो तो आप देंगे। मेरा सवाल आपसे ये सीधा सा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, सबका साथ सबका विकास के नारे के बावजूद और धरातल पर आपकी सरकार जो आंकड़े रखती है, जो उदाहरण आप देते हैं, उनके बावजूद अखिलेश यादव या किसी भी अन्य राजनीतिक दल को ऐसा मौका क्यों मिल जाता है जहां पर वो कोई पीडीए लेकर के आ जाता है, कोई मुस्लिम लेके आ जाता है, या दलित और अल्पसंख्यक की बात होने लगती है? इतने प्रयासों के बावजूद आप में कहां गड़बड़ हो जा रही है जिसकी वजह से यह मामला अभी भी आपके ऊपर तलवार की तरह लटका? समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप यानी कि उसका जो लाभ है तकनीकी वजहों से, ऋचा जी मैं आता हूं आपके पास, तकनीकी वजहों से शायद आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं वापस आता हूं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि एक बार दोबारा आपको कनेक्ट करें। दारा जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कि जो बात आज मुख्यमंत्री ने कही, सनातन के साथ में यह बात कही कि अगर सनातन या हिंदू एक नहीं रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में भी बांग्लादेश जैसी स्थितियां बनेंगी। इससे आप या समाजवादी पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, इत्तेफाक की क्या बात है सर, हमने तो देख लिया शेखर साहब, जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सीएम आवास छुड़वाया था तो गंगा जल से धुलवाया गया था। उसके बाद जो मैनपुरी मंदिर गए थे तब भी गंगा जल से धुलवाया गया। तो पहले ये बता दीजिए कि सनातन में हिंदू धर्म में कौन कौन सी जाति आती है? सिर्फ चुनाव के टाइम ही क्यों हिंदू बनाया जाता है? चुनाव के बाद उनको पिछड़ा दलित कौन बनाने का काम किया? उनको हक अधिकार से वंचित करने का कौन काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। शेखर सर, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, आवास धुलाने से लेकर न्याय प्राणी नौकरी तक में आप देख लीजिए। और दूसरा आप देख लीजिए, बहुत बड़ा उदाहरण, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग लड्डू बांटे कहां पे? जम्मू कश्मीर में जो 50 लोगों में जो 41 लोग हो गए, कौन? मुस्लिम समाज के। तो जातिवाद का वर्ग विशेषण कौन कर रहा? भारतीय जनता पार्टी कर रही। हम कह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको काम है सबके जो ये होते हैं मुखिया, आपका काम है सब बच्चों को एक साथ रखना, न्याय देना, शिक्षा की बात करना, इनको अच्छे क्या कहते हैं अच्छे संस्कार दिलाना। आप बता दीजिए कि इनके किस मंच से भाईचारे का कहीं पर बयान आया हो? किसी एक नेता का सर बयान दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का जूता होगा और मेरा सर होगा। हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं, बीजेपी के पास जाता हूं, अपमानित करने का। मेरे ख्याल से ऋचा जी की जो तकनीकी खामी थी। ऋचा जी, अब आप अपनी बात रखिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मैं अब एक बार फिर से आपको शायद जोड़ना ही पड़ेगा दोबारा। दारा जी, ये जिस तरीके की अभी स्थिति बनी है, जो बात आप प्रधानमंत्री के लिए या योगी जी के लिए कह रहे हैं, ये बात तो अखिलेश यादव पर भी लागू होती है, और केवल अखिलेश यादव पर ही नहीं, ये हर उस नेता पर लागू होती है जो देश और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। कारण क्या है कि जैसे जो आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, उसी का जो बचता है या उससे जो अलग है उसकी बात आपका नेता कर रहा है, तो फर्क कहां रह गया है? नहीं सर देखिए, पहली बात तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में जो हालात हैं, अभी यही कोई मुस्लिम होता है
यादव होता है, दलित होता है तो गोली भी चल जाती है, बुलडोजर भी चल जाता है। और वही जब कहीं पर योगी जी की जाति का होता है तो वो बुलडोजर भी नहीं चलता है, गोली भी नहीं चलती, और मंच से सनातन की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं। मगर पहले मेरा एक ही सवाल है शेखर सर, बस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हमें यह बता दीजिए कि हिंदू में कौन कौन सी जाति आती है, क्योंकि यहां पर यादव भी है, निषाद भी है, कुर्मी भी है, कश्यप भी है, मल्लाह भी है, बढ़ाई भी है, विश्वकर्मा भी है, क्या कहते हैं, रावत भी है। इनमें से कितनी जातियों को हिंदू में रख रहे हैं? ये बात तो ये आ रहा है ना सर। दारा जी, ये जो आप हिंदुओं पर बता रहे हैं, मैं इसका ठीक है, ऋचा जी के शायद हमारे साथ जुड़ गई हैं, तकनीकी दिक्कत दूर हुई है। ऋचा जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो जी तो आप अपना जवाब वहीं से शुरू करें जहां पे छोड़ा था। जी देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो विशुद्ध रूप से सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं और समय आने पर उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ एक परिवार मात्र को मिलता है, यानी कि सैफई परिवार को। और आदरणीय शेखर जी, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव दारा जी जी रुके रहिए, नहीं, दारा जी आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आप ऐसे मत करिए वरना चर्चा कहीं जाएगी नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी प्रत्येक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी न किसी पत्रकार की भी जाति पूछते नजर आते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसपे मैंने अभी पहला ही सवाल किया था कि कल इटावा में दलित समाज के लोगों के यहाँ जाकर समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा या एक विशेष जाति के लोगों के द्वारा उस पूरी कथा को अस्त व्यस्त कर दिया गया, लेकिन इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। अयोध्या में समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाली 12 साल की बच्ची जिसको समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोबीज खान के द्वारा महीनों बलात्कार किया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी बेशर्मी से डीएनए टेस्ट की मांग करती है। आपको याद होगा दारा सिंह जी, और समाजवादी पार्टी वो ही पार्टी है। अभी आप दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक दिन में 2 लाख दलित कर्मचारियों को डिमोट आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिग्नेचर से किया गया। समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा के भीतर खाती हुई पाई गई थी। और तो उस समय आप हावी थी, पार्टी में आप भी तो हावी थी, करवाया आप ही लोग थे ना। नाम पर रखे गए जिलों का नाम बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पर रखा गया हो या फिर। सुनिए, आप लोगों ने ही उस समय करवाया। आप बताइए जितना शोषण अत्याचार आप ही लोग किए हो। मैं खुल के कह रहा हूँ, देखिए मैं नाम बदलने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी लगातार मुश्किल की राजनीति करती है। आप ही था ना, बांग्लादेश में कराया आप ही था ना, उस समय आप ही मुख्य थी, आप उस समय मुख्य थी। सुनिए, आप मुख्य थी, हम भी गए थे आपके प्रचार में ड्यूटी करने, आपकी पार्टी में चलती थी समाजवादी में, आप समाजवादी पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी का खाती थी, टिकट लिया, पैसा लिया, चुनाव लड़ी, और जब जाना कि अब समाजवादी पार्टी में हमारी दाल नहीं गलेगी तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर आज झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अरे आप किस लोहिया जी को मानती हो, किस विचारधारा की हो, पहले ये हमें बता दीजिए ना। दलितों के साथ जितना शोषण हुआ उतना आप ही लोगों ने कराया है, आपने कराया है। समाजवादी दारा जी आपके पास, ठीक है दारा जी, आप अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। ऋचा जी नहीं, शेखर जी जब हम पहले जवाब देना शुरू किए थे, शुरुआत इन्होंने किया था ना सर, ये शुरुआत मैं उनको भी सुन रहे थे बातें ना। अच्छा ठीक है, इनको अगर जवाब हम नहीं देंगे तो ये झूठ बोलती हैं, सरासर चैनल पे झूठ बोल रही, एक भी इनके पास आंकड़ा नहीं। मैं कह रहा हूँ आंकड़ा दिखा दीजिए, जब मुख्यमंत्री आपके लिए दिखा पाए 86 में 56 वाला आंकड़ा आज तक, तो आप क्या दिखा पाओगे? झूठ बोल रही है जाके वहाँ पे, यहाँ कार्रवाई नहीं करते। हम जनता के सेवक हैं, जनता हमारी मालिक है। राष्ट्र विरोधी चेहरा, समाज में जाति की राजनीति करना, जाति के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास जो लगातार समाजवादी पार्टी करती आई है। आपको कुंदरकी विधानसभा याद है ना? कुंदरकी में मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की जमानत रद्द हो गई। आपका चेहरा इस टीवी पे इसलिए दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी से गई हो, आप कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। आप जब महिलाओं के अत्याचार हुआ सड़कों पे उतरी हो। अच्छा ठीक है ऋचा जी और दारा जी, ये मामला जो है ना बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ निकलना नहीं है। मुझे एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोगों से मेरा, आप दोनों लोगों से मेरा कहना ये है, एक बार बोल दीजिए, एक सेकंड रुकिए दारा जी, पहले अब मेरी बात तो सुननी पड़ेगी।
मैं कह रहा हूं कि आप दोनों लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी चीज यह है कि वो मामला व्यक्तिगत होता जा रहा है। सुन लीजिए दारा जी, आप तो भाई आप तो हमारे मतलब ऐसा मत करिए ना, आप बात सुनिए। अब मैं आपसे जो सवाल रख रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मेरा एक सवालों का जवाब सुन नहीं पाते हैं, मुद्दे को डिले करते हैं, दूसरे की बात नहीं आने देते हैं। ठीक है, वो शुरुआत तो आपने किया था ना। ऐसा है कि शुरुआत आपने मेरी किया था। इस डिबेट के बाद बहुत सारा समय रहेगा, इस डिबेट के बाद बहुत सारा समय रहेगा, आप दोनों लोग आपस में फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हजारों लाखों दर्शक हैं जो आज की खबर से जुड़े हुए हैं, हमें उनका ख्याल करना है। तो कृपया थोड़ा सा जवाब नहीं, मेरा मुद्दे को डिरेल करते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए ओहो मैं कह रहा हूं, आप एक मिनट रुकिए दारा जी, मैं एक ऋचा जी एक मिनट आप रुक जाएं। दारा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, पिछड़े वर्ग में, चूंकि आप ये बार बार चीज ला रहे हैं इस चर्चा में, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो आते हैं। आप पिछड़ा वर्ग का जो भी आपके पास सूची हो उसमें आप थोड़ा सा मुझे बताएं। जैसे यादव पिछड़े में आते हैं, यादव के अलावा कौन कौन से हैं जो पिछड़े में हैं? क्यों, वर्मा समाज हो गया, विश्वकर्मा समाज हो गया, मल्लाह समाज हो गया, जिसको निषाद भी बोलते हैं, कश्यप भी बोलते हैं, हाँ। लोधी समाज हो गया, लोधी समाज हो गया, हाँ। और आपका ये क्या कहते हैं जो बुनकर होते हैं वो आ गए। क्या आपको नहीं पता है सर कौन पिछड़े में आता है? नहीं, इस सवाल को पूछने के पीछे मकसद था, देखिए आपको पता है, मैं आपके मुंह से जानना चाह रहा था। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की एक नहीं 4-4, 5-5 बार सरकार रही उत्तर प्रदेश में, ये जो पिछड़ा वर्ग आज जो आपने पीडीए बनाया उसमें जो पी है, आप ये बताएं कि इसमें जितने आपने समाज में नाम गिनवाए हैं, कौन ऐसा क्यों है कि इन समाजों का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया, या वो लोग पीछे छूट गए जिसका आप आज फायदा लेना चाहते हैं? मैं केवल पिछड़ों की बात कर रहा हूं, अभी मैं दलित और अल्पसंख्यक पे जा ही नहीं रहा। देखिए बात ये है हाँ, कि राजनीति में फायदा नहीं लिया जाता है, अरे नेतृत्व मैं लिया जाता आपके है। फायदे मैं आपके फायदे की नहीं, उन्हीं के फायदे की बात कर रहा हूं। वो समाज में क्यों पिछड़े रह गए? सर आप एक बात बता दीजिए कि मैंने किस ऐसे समाज के नहीं है जिनको भागीदारी नहीं दी गई समाजवादी से। ठीक, आप ये लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए, कोई 7 समाज के उनके समाज के सांसद हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं। मैंने हमारे नेताजी ने यह भी तो कहा था, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, कहा था कि नहीं? आज हमारे पास हर एक समाज का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी शायद उस समाज के उतने नेता नहीं है। सुनिए मेरा एक मिनट, आपके पास हर जाति बिरादरी का विधायक भी है, सांसद भी है, ठीक है दारा जी, मैं यही सवाल आपसे, इसीलिए मैंने सवाल रखा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लेकिन वो तो एक ही आपने अपनी सरकारों में सबको प्रतिनिधित्व दिया, आपने अपनी सरकार में सबको प्रतिनिधित्व दिया, एक नहीं 5-5 बार आपकी सरकार रही, बावजूद उसके पिछड़ा समाज अगड़ा क्यों नहीं बन पाया? पिछड़ा समाज आगे क्यों नहीं आ पाया? आज क्यों जरूरत पड़ी उसको आपके सहारे की, जबकि पिछड़े की सरकार थी अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की? नहीं, ये बताइए सर, कहां पे किसके साथ अन्याय नहीं किया गया, किसका हक कौन नहीं मारा है? आप ये बता दीजिए कि हम लोगों का, देखिए ना हमारे पिछड़े दलित का आदमी सुप्रीम कोर्ट में आप बैठने दिया कभी, ना आपने उसके क्या कहते हैं किसी विधानसभा के अंदर है, ना लोकसभा के अंदर है। अरे जब आपकी सरकार थी तब कौन सा भला कर दिया? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं हुआ आप बताइए। जब हम लोगों को आज जो चारपाई पे बैठ रहे हैं, जो कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ये देन हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की है। हम लोग तो घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते थे, हम लोग मोच नहीं रखा सकते थे, हम लोग स्कूल नहीं जा सकते थे। ये देन हमारे तो यादव समाज के अलावा बाकी, ओहो मैं यही कह रहा हूं, यादवों के अलावा या बाकी में क्यों नहीं है? वर्मा में क्यों नहीं है? मल्लाह में क्यों नहीं है? कुमार क्यों नहीं है? नहीं क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? आज ये मतलब पिछड़ों में केवल यादवों का विकास हुआ, यही बात तो वो कह रही हैं, या बीजेपी आरोप लगा रही है? सुनिए, समाजवादी पार्टी का यही तो देन है
कि आज उनको वर्मा समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा। उनको जो एक फालतू आदमी है, मौर्य समाज के आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी की क्रांति है, ये समाजवादी की देन है कि भाजपा हर जिसके साथ शोषण कर रही थी, आज उसको गलत लगाने पे मजबूर हो गई। ठीक है दारा जी, अब आप रुकिएगा, अब आप अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। ऋचा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप सबका साथ सबका विकास करने के बावजूद आखिर क्या वजह है कि खुद सनातन में भी, हिंदुओं में भी आपको बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि हिंदुओं कटोगे बटोगे तो कटोगे? जी देखिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सनातन की महान परंपरा के अनुसार बार बार ये याद दिलाने की जरूरत है कि अगर हम जातियों में बटेंगे तो उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे, जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे तथाकथित सेकुलर दल जातियों में हिंदू समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं और समय आने पर उनकी आइडेंटिटी पर यही लोग सवाल उठा देंगे और अराजकता फैला देंगे। उत्तर प्रदेश से देखा है मुजफ्फरनगर दंगों को कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, वही मुजफ्फरनगर जो अपनी गुड़ की मिठास के लिए जाना जाता था, दंगे की जहर के लिए उसको मशहूर करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और जब दंगाइयों ने जो लोग प्रभावित थे उनको मुआवजा देने की बात आई, तो उसमें भी समाजवादी पार्टी ने हिंदू और मुस्लिम ढूंढने का काम किया था। तब इन्होंने जाति नहीं ढूंढी थी, तब माननीय न्यायालय के द्वारा फटकार लगाई गई कि पीड़ितों को मुआवजा देने में आपने धर्म के आधार पर सूची बनाई, जिसके बाद जो है सभी पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश हाईकोर्ट को देना पड़ा। तो समाजवादी पार्टी अपने इतिहास को छुपा नहीं सकती है। मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, जहां पर SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म कर दिया गया। समाजवादी पार्टी क्यों एक बार भी सवाल नहीं उठाती है कि जामिया मिलिया में और जो है ANU में SC ST और OBC के छात्रों को संवैधानिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन इनको तो सिर्फ जाति के आधार पर वोट लेना है। और PDA का भी अंग भंग करने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। मुझे बताइए कि जो है ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़कर चले गए? निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़कर चले गए? दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़कर चले गए? और अति पिछड़े समाज से आने वाली पूजा पाल जी, जिन्होंने माफिया के ऊपर कार्रवाई की केवल सदन में खड़े होकर तारीफ कर दी थी, उनको भी निकालने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो अभी ये ऋचा सिंह की तो बात कर रहे थे, लेकिन एक बार इसका जवाब भी दे दे कि दारा सिंह चौहान क्यों चले गए, ओम प्रकाश राजभर क्यों चले गए, पूजा पाल क्यों चली गई, संजय निषाद जी क्यों चले गए? क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी ये संख्या और भागीदारी का जो है सूत्र बता रहे थे, तो आप 2027 में बता दीजिए संख्या और भागीदारी के आधार पर समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? क्योंकि वो तो सैफई परिवार के लिए आरक्षित है और सैफई परिवार में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिवार के लिए आरक्षित है। तो ये बात करना अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है। हमने जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई उसमें जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, माफियाओं के कब्जे से जमीनों को छुटाकर हमने वहां पर आवाज बनाकर जो है अंतिम पंक्ति के समाज से आने वाले परिवारों को चाबी सौंपने का काम किया है। यही कारण है कि कुंदरकी में दारा सिंह यादव जी, वहां तो जो है मुस्लिम समाज का बाहुल्य था, आपकी जमानत जब्त हुई है। आखिर कब तक आप जो है जनता को गुमराह करते रहेंगे? करहल जिसको आप अपना गढ़ मानते थे, वहां पर आपके जीत का अंतर कम हो गया है। सीसामऊ में आपकी जीत का अंतर कम हो गया है। और अयोध्या में तो केवल आपने एक बार अफवाह के आधार पर वहां की जो है सीट जीत ली, लेकिन उसको जीतते ही आपने वहां का राजा अवधेश प्रसाद जी को बता दिया, जो सनातन परंपरा का अपमान था। सनातन परंपरा में राजा सिर्फ और सिर्फ हमारे श्री राजा राम हैं। ठीक है ऋचा जी, अब मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ी देर अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। इस राउंड में दारा सिंह चौहान जी बहुत खामोशी से आपकी बात सुन रहे थे, अब जो आपने सवाल उठाए हैं उनका जवाब ले लेते हैं। दारा जी, जो बातें अभी ऋचा सिंह ने उठाई हैं कि आप बार बार हिंदुओं को इस तरीके से प्रोवोक करते हैं कि वो पिछड़े में, दलित में
और जातियों में, वर्गों में बटें, आपके ज्यादातर प्रसंग इसी तरीके के रहते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? सोचिए कि देश में प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, इतनी एजेंसियां हैं, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है और ये लोग बोल रहे हैं। यार वहां फोन स्विच ऑफ हो गया। शायद हमारा संपर्क टूट गया तकनीकी वजहों से दारा सिंह जी से। ऐसा होता है कि जब कोई महत्वपूर्ण बयान आने वाला होता है उसी समय तकनीकी खामी आ जाती है। रिचा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो हिंदुओं को लेकर के बात बार बार की जा रही है, मुस्लिमों में भी तो 72 फिरके हैं, लेकिन उनकी बात ना तो बीजेपी करती है और ना ही विपक्षी दल करता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब एक होता है कि आप अपने आप को संगठित रखें, एक होता है कि आप पर हमला हो रहा है तो आप भी ये बता सकते हैं कि क्या क्या सामने वाले में है। तो ये जिस तरीके की स्थिति है उसमें बीजेपी का स्टैंड क्या है? हमारा एकदम स्पष्ट स्टैंड है, इसीलिए बार बार हम इस बात का आह्वान करते हैं कि जाति के आधार पर हिंदू समाज को बंटना नहीं चाहिए। सनातन परंपरा के लोगों को जाति आधार पर विभक्त करना, ये कहीं ना कहीं सनातन परंपरा के विरोध में एक षड्यंत्र है, जो लगातार इस देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा और तथाकथित सेकुलर दल के द्वारा लगातार किया जाता रहा, क्योंकि उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने विकास और विरासत के अनूठे समन्वय की राजनीति की है। आज उत्तर प्रदेश विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम मिसाइलों का निर्माण उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रिंग रोड्स का निर्माण हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हाईवे बड़ी संख्या में बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट देने वाला राज्य बन चुका है। हम देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। वहीं हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी देख पा रहे हैं, काशी का भव्य कॉरिडोर भी हमारे सामने है और मथुरा का भी कॉरिडोर बनने की ओर अग्रसर है। आज हमारे तीर्थ स्थानों का कहीं ना कहीं हमारे देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमने अपने तीर्थ स्थानों की चेतना को फिर से जगाने का काम किया है। हमने अपने तीर्थ स्थानों का फिर से पुनरुद्धार किया है और उसको संस्कृति और सनातन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हम इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सनातन को लेकर बहुत सारी चीजें की है, हिंदुत्व को लेकर बहुत सारी चीजें की है, लेकिन अब हम चर्चा के एकदम आखिरी हिस्से में हैं, तो ये भी समझना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया उत्तर प्रदेश के हैं, वो ये कहते हैं कि जातियों में नहीं बंटना है, क्योंकि जातियों में अगर बंटोगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। सनातन एकता पर वो जोर देते नजर आते हैं, लेकिन जब खुद की पार्टी की चीजें नजर आती है, एकदम आखिरी कमेंट आपसे रहेगा कि कुछ दिनों पहले हमें उसी पार्टी से तस्वीरें जातियों के मद्देनजर देखने को मिली थी। आपको समझ में आ गया होगा मैं किस बात को लेकर कह रही हूँ। जो मीटिंग हुई, जिस चीजें से हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? स्पष्ट जवाब दे देना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम सब समाज की राजनीति करते हैं, सबका साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहकर जमीन पर कार्य करते हैं और हम जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी नीतियों को लागू करते हैं और जनता के बीच में जाकर जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए हम प्रत्येक संभव प्रयास को करते हैं, जिसका परिणाम है कि आदरणीय मोदी जी तीसरी बार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, उन तस्वीरों का जिक्र आपने नहीं किया जो अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर से हमें दिखाई दी थी जातियों को लेकर। वो तो एक तरीके का जो है, चूंकि विपक्ष के द्वारा लगातार एजेंडा चलाया जाता है, विपक्ष की पूरी राजनीति केवल और केवल जाति के आधार पर टिकी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से देख सकते हैं, दो तरह की बातें नजर आई, एक तरफ पीडीए और दूसरी तरफ सनातन एकता। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसी राजनीति है, अगर बिहार से हम उसके जोड़ने की कोशिश करें तो यहां पर जाति का फैक्टर बहुत ज्यादा काम आता है। लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान भी चर्चा में रहेगा कि
जातियों में नहीं बंटना है, सनातन एकता को जोर दिया उन्होंने। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें ये बयान कितना ज्यादा कारगर साबित होता है, किस तरीके से जातियों के मद्देनजर जिस उत्तर प्रदेश को समझा जाता है वो इसका काट निकाल पाता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।